हरिद्वार विधानसभा आप जीतेंगे कैसे? क्या कोई रणनीति नई बनी है या नहीं बनी है? क्योंकि बार बार आप लोग को जो है हार का ही सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से लास्ट टाइम पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा परफॉर्म करना क्या होता है साहब? एक नंबर से भी अगर चुनाव कोई हार जाए तो उसको विधायक मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं इस समय IAS बन चुका हूँ। एक अटेम्प्ट हुआ ना किरण महाराज जी के टाइम पे। अच्छा, तो उनको 4 अटेम्प्ट देना चाहिए था। नहीं, मैं ये क्यों नहीं कह रहा छीन ली पार्टी ने, ये बता दीजिए। ये पार्टी का फैसला है, आलाकमान का फैसला है। अगर बीजेपी महेंद्र भट्ट पे इतना भरोसा करती है तो सीएम का चेहरा नेक्स्ट घोषित करे, उस पर चुनाव कर ले। भाजपा के पास तो सीएम चेहरा छोड़ दिया, सीएम है जी। आपके पास सीएम चेहरा बता दीजिए आप। सीएम चेहरा तो आलाकमान तय करेगा। हम जनता ये देखती है कि राहुल गांधी को वोट दे करके, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना करके देश अच्छा चलेगा या नरेंद्र मोदी जी को वोट दे करके देश अच्छा चलेगा। जनता जब ये देखती है वो देख करके वोट करती है। यही गलत पैटर्न है। अच्छा, बीजेपी ने संघर्ष नहीं किया? कहाँ संघर्ष? अच्छा, जब इनकी सीटें पूरे देश में एक थी, वो 1 से 3 पे, 3 से फिर ये 300 पार लेकर के आए हैं। आप कह रहे हो संघर्ष की नहीं है? देश के लिए संघर्ष नहीं किया। किस नेता ने खून कटाया बीजेपी के? कांग्रेस के किस नेता ने क्या करा? इंदिरा गांधी की शहादत हुई है, राजीव गांधी की शहादत हुई है। किस वजह से हुई सर? इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जस्ट बात क्या हुआ सर? लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद क्या हुआ सर? आरएसएस के लोगों ने दंगे। मैं कह रहा हूँ अच्छा, पंजाबियों के साथ जो हुआ वो आरएसएस के लोगों ने करवाए। मतलब आपके शासन में अगर कुछ गलत हो जाए तो वो बीजेपी ने करवाया? बिल्कुल, इनके लोग सक्रिय थे दंगे करवाने आरएसएस में। के लोगों ने करवाया? बिल्कुल, जो उन्मादी लोग थे उन्होंने किया, कांग्रेस का कोई उसमें रोल नहीं था। गुजरात में जिस दंगे की आप लोग चर्चा करते हैं उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? उन्मादी लोग। किसको? उन्मादी लोग। उन्मादी किसको मानते हैं आप? उन्मादी लोग। सर, उन्माद की कोई शक्ल थोड़ी है होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्माद की कोई शक्ल थोड़ी होती है। वही उसी बात पे आ गया। नहीं, ये शब्द थोड़ी है सर कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। तो इसीलिए आप भीड़ का नाम दे रहे हैं सर। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। बट पता तो होता है कौन कर रहा है। किसकी सरकार थी गुजरात में जब दंगे हुए थे? वही कुछ ना बताइए ना आप। बीजेपी की सरकार। तो जो हुआ वो बीजेपी ने किया। बीजेपी की सरकार में जो हुआ बीजेपी ने किया। दो चीजें, जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो उस वक्त आप लोगों ने हरिद्वार में जितने भी दारू के दुकानें थी, ठेके थे, सबको बंद करा दिया था। ठेके बंद नहीं कराए थे। ठेके तो सरकारी संपत्ति है। अवैध नशा जो बिक रहा है। अच्छा, नशा वैध और अवैध क्या होता है जरा समझा दीजिए। वो सरकारी गल्ले से जो बिक रहा है उस पर टैक्स जा रहा है, और जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिक रहा है, पहले नियम ये था कि मतलब आपको इस बात की चिंता है कि सरकार को टैक्स देकर के दारू पियो, ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम हैं हरिद्वार में। सवाल यही है कि आखिर हरिद्वार विधानसभा से कौन विधायक बनेगा? भाई, लगातार जिस हिसाब से मदन कौशिक जी चले आ रहे हैं तो फिर से ये लोग कहेंगे भाई मदन कौशिक जी ही जीतेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है या कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी या जीत नहीं सकती है? अब बात आती है कि वह कांग्रेस पार्टी ने अपने पदाधिकारी अलग अलग नियुक्त कर दिए। यहाँ महानगर अध्यक्ष जो है अमन गर्ग जी बने। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। तो अमन जी, आप ये बताइए मुझे कि कांग्रेस लगातार 5 बार हार चुकी है ना? 6ठी बार किस चीज़ की तैयारी है? जीतने की। 5 बार ऐसी कौन सी गलतियां आपने की कि 5 बार आप हार गए और 6ठी बार ऐसी कौन सी गलती नहीं करेंगे कि 6ठी बार आप जीत जाएंगे? निश्चित रूप से संगठनात्मक दृष्टि से पैनी नज़र होगी, माइक्रो लेवल पे तैयारी अच्छी होगी, और महिलाओं को और यूथ को पार्टी से जोड़ने का काम जारी रहेगा, जिसके माध्यम से हरिद्वार को जीतने में आसानी रहेगी। एक हरिद्वार में पिछले 25 साल से हरिद्वार जो मद्य निषेध क्षेत्र घोषित है, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी और महात्मा गांधी जी ने किया था, आज हरिद्वार की स्थिति यह है कि गली गली में शराब और स्मैक बिक रही है। महिलाएं और बहनें अपने भाइयों को खो रही हैं, अपने बेटों को खो रही हैं, जो बहुत खेद का विषय है। पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि हरिद्वार के विधायक का उन शराब माफियाओं को, उन नशा बेचने वालों को संरक्षण प्राप्त है। तो जब हरीश रावत जी की सरकार थी जी, तो उस वक्त आप लोगों ने हरिद्वार में जितने भी दारू के दुकानें थी, ठेके थे, सबको बंद करा दिया था आप लोगों ने? ठेके बंद नहीं कराए थे। ठेके तो सरकारी संपत्ति है। ठेके तो आज भी चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अवैध नशा जो बिक रहा है। अच्छा, नशा वैध और अवैध क्या होता है जरा समझा दीजिए एक बार आप। अवैध रूप से हर गली मोहल्ले में जो बिक रहा है, सरकारी गल्ले से जो बिक रहा है, वो सरकारी गल्ले से जो बिक रहा है उस पर टैक्स जा रहा है। और जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिक रहा है, पहले नियम ये था कि आपको इस बात की चिंता है कि सरकार को टैक्स देकर के दारू पियो, ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, मेरे को इस बात की चिंता नहीं है। पूरे उत्तराखंड में
लोग शराब के ठेकों के खिलाफ लड़ रहे हैं कि ये सीमाओं के पास लगा दिए गए। अभी आप देखिए कि जगजीतपुर का जो ठेका है वो बीचों बीच स्कूल हैं, अस्पताल हैं और नगर निगम सीमा के अंदर ठेका है, जबकि व्यवस्था यह है कि नगर निगम की सीमा से 4 या 8 किलोमीटर की दूरी पर रहना चाहिए। अब इस सरकार में ठेका नगर निगम की सीमा में आ गया है। ये सरकार तो बीच में क्या नाम है राशन की दुकानों पर बिकवाने को तैयार थी। इस सरकार का नैतिक जिम्मेदारी और सैद्धांतिक रूप से तो ये गौण है ये सरकार। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा होगा, मैंने जो है कई भारतीय जनता पार्टी नेताओं से पूछा भी है, क्या कभी ऐसा होगा कि उत्तराखंड में शराबबंदी हो जाएगी? निश्चित रूप से होनी चाहिए, ये देवभूमि है। हाँ, तो लेकिन जब कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस भी कहती है कि हमारा रेवेन्यू है साहब, हम कैसे बंद कर दें। बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी भी कहती है हमारी रेवेन्यू साहब कैसे बंद कर दें। तो और दूसरी चीज़, इसको लेकर के कोई कांग्रेस का नेता आंदोलन भी नहीं करता है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है। जब बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी का नेता भी नहीं करता। निश्चित रूप से ये कांग्रेस बीजेपी से हटके ये एक बड़ा मुद्दा है देवभूमि के लिए कि हम देवभूमि की छवि किस लिहाज से देश में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर निश्चित रूप से आप देवभूमि की जो छवि है उसे देवभूमि के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे नशा बंद होना चाहिए। ठीक है, वो तो नशा बंद, चलिए छोड़िए, अब आगे बढ़ता हूँ मैं कह रहा हूँ कि आखिर हरिद्वार विधानसभा, फिर से वही सवाल जी कि आपके ऊपर भाई पार्टी ने कहा कि भाई आपको फिर से दोबारा बनाया। मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार विधानसभा आप जीतेंगे कैसे? क्या कोई रणनीति नई बनी है या नहीं बनी है? क्योंकि बार बार आप लोग को जो है हार का ही सामना करना पड़ रहा है। जीतेंगे कैसे? और क्या हरिद्वार विधानसभा के आसपास भी जो आपके इस जिले के अंतर्गत जो आती हैं 6 विधानसभाएं है ना, पांच विधानसभाएं, वो 5 विधानसभाएं 2 आती हैं। हाँ, महानगर में 2 आती हैं। महानगर में 2 आती है। अच्छा, तो 2 विधानसभा कौन कौन सी है आपकी? हरिद्वार और रानीपुर। तो रानीपुर भी आपके हाथ में है जीतने की संभावना? 75% हिस्सा रानीपुर का आता है हमारे महानगर के उसमें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ रानीपुर विधानसभा जीतने की संभावना है? निश्चित रूप से लास्ट टाइम पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 10 या 12 हज़ार के मार्जिन से। अच्छा परफॉर्म करना क्या होता है साहब? 1 नंबर से भी अगर चुनाव कोई हार जाए तो उसको विधायक मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, वो तो खैर जीत के ही माना जाएगा। हाँ, और वो कोशिश रहेगी कि इस बार दोनों सीटें कांग्रेस जीते। बस वही कह रहा हूँ, कैसे? मतलब आप लोग ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं? बिहार का इलेक्शन अपने आप में एक एग्जाम्पल है, जो ये कहा जा रहा था कि हम चुनाव जीतेंगे, आप चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वो महागठबंधन जीतेगी। तो कांग्रेस पार्टी 6 विधायक सिर्फ लेकर के आई। तो आप सोचते तो हैं, कहते तो हैं, बट धरातल पे उसका वो रिजल्ट ही नजर नहीं आता। और फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, वो अधिक निराश होकर निकल जाते हैं। बिहार और उत्तराखंड की स्थितियों में बहुत अंतर है। अच्छा, कांग्रेस उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में ही मात्र जो 11 सीटें हैं उस पर 6 विधायक कांग्रेस के हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार 8 या 9 रहेंगे। हाँ, इसके पहले कितनी थी सर? इसके पहले हमारे 3 विधायक थे, सॉरी 6 आए। और निश्चित रूप से ग्राफ बढ़ेगा। और हाँ, तो ये तो ग्राफ बढ़ने का टाइम तो बीजेपी का है ना सर। एक बार बीजेपी अगर मान लीजिए कि घट गई, दूसरी बार कांग्रेस घटेगी, फिर बीजेपी घटेगी। एंटी इनकम्बेंसी तो बीजेपी के खिलाफ रहेगी ना, सत्ता में तो बीजेपी है। 5 साल पहले जो 22 के इलेक्शन थे उसमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, फिर भी आपकी सरकार नहीं आई थी। 22 में थी। हाँ, लेकिन आज की दृष्टि में एंटी इनकम्बेंसी, आज भूमाफिया बहुत सक्रिय हो गए। आज शराब माफिया, अवैध नशे के कारोबारी सक्रिय हैं इस सरकार में। आज हरिद्वार में व्यापारी अपने आप को, संपत्ति अगर किसी की है तो वो महफूज नहीं पा रहा अपने आप को। कब पता नहीं कब किस सत्ताधारी की नज़र उसकी संपत्ति पे पड़ जाए। भूमाफिया आज इस सरकार में सक्रिय है और इसका जवाब उत्तराखंड की जनता इस सरकार को 2027 में देगी। 5 साल पहले भी थी, अभी भी है आपके हिसाब से? 5 साल पहले सरकार नहीं आई, अभी ऐसा क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से पहले हमारे जब 2017 में, जब 22 की बात कर रहा हूँ मैं, 17 में हमारे 11 विधायक आए। हाँ, और उसके बाद हमारे 20 विधायक हैं। हाँ, तो बढ़े हैं और बढ़ेंगे। 17 से आपके 11 विधायक थे ना आपके जी। 11 से हो गए 20 जी, 9 बढ़ गए जी। 9 इस बार भी बढ़ा लीजिए आप। नहीं, 9 नहीं, 9 बढ़ाएंगे। 11 के रेशो में 9 बढ़ा तो 29 बढ़ेगी, 29 होगी। हमारी बात सुनिए, 29 होगी, फिर भी सरकार नहीं बन रही आपकी। इस बार 45 प्लस पे आएगी। अरे जब आप जो है 9 विधायक करके बढ़ाएंगे तो 9 विधायक करके तो 27 में कोई चांस ही नहीं है। आप ये देखिए, ये सरकार सिर्फ 6 या 7 मंत्रियों पे चल रही है। हाँ, इस सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो ये हो सकता है कि जो चला रहा है वो अपने आप में इतना काबिल है कि वो 9 मंत्री के साथ चला ले, कोई 50 मंत्री के साथ चलाए।
ये जो है क्या लॉजिक देख करके आपको लगता है कि जनता आपको वोट दे देगी, कांग्रेस को वोट दे देगी? मेरा सवाल ये है। मुद्दे बहुत सारे हैं। हाँ, आज आप देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे क्या रीजन है कि आप मुद्दों की बात तो कर रहे हैं फिर भी आपको वोट नहीं पड़ रहा है? आज आप ये देखिए, रीजन क्या है? आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में और बिहार के लोगों में या स्टेट में अंतर है, या इस स्टेट में अंतर है, फिर भी आप जो है 5 साल के बाद इंटर इनकम्बेंसी होती है, आप कहते हैं सरकार आपकी आने वाली है, फिर भी सरकार आपके हाथ से बगल से निकल के चली जाती है, फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली जाती है। नहीं, निश्चित रूप से पार्टी ने इस बारे में बहुत मंथन किया है और पार्टी बहुत सूझबूझ के साथ चल रही है। आप देखिए कि 1 साल पहले बीएलए की नियुक्ति हो जाएगी और पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से पहले से चौकन्नी होकर चल रही है और बूथ स्तर पर जाकर 1 साल पहले संगठनात्मक रूप से मजबूती हो जाएगी और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता आपको मिलेगा लड़ता हुआ। आपने कहा कि 1 साल पहले बीएलए का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, बूथ लेवल जो एजेंट, हाँ एजेंट हो जाएंगे, वो आप डेवलप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना डेवलप कर रही है। साहब, बीजेपी कहती है कि इलेक्शन एक खत्म होता है, दूसरे इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो बीजेपी 5 साल तैयारी कर रही है, कांग्रेस 1 साल तैयारी करेगी। नहीं, तैयारी 4 साल से चल रही है। 1 साल से तैयारी तो 1 साल से आप करेंगे ना। 1 साल पहले आपकी नियुक्ति हुई। बीजेपी ये कह रही है कि साहब हम तो आज इलेक्शन चुनाव खत्म हुआ, हम अगले दिन से अगला इलेक्शन। बीजेपी तो कॉर्पोरेट की पार्टी है। अच्छा, बीजेपी कोई संघर्ष की पार्टी तो है नहीं, बीजेपी कॉर्पोरेट की पार्टी है। अच्छा, बीजेपी ने संघर्ष नहीं किया? कहाँ संघर्ष किया? अच्छा, जब इनकी सीटें पूरे देश में एक थी, वो 1 से 3 पे, 3 से फिर ये 300 पार लेकर के आए हैं, आप कह रहे हो संघर्ष की नहीं है। वो संघर्ष आपको नहीं दिख रहा कि 3 से इतने तक पहुंचे ये लोग? जीरो से समझ लीजिए, जीरो से इतने तक पहुंचे, सत्ता में आ जाने वाली बात, जो शासन में इतने बीजेपी ने शासन नहीं किया, वो शासन में आप कह रहे हो। मेरा कहना है देश के लिए संघर्ष नहीं किया। किस नेता ने खून कटाया बीजेपी के? अच्छा, कांग्रेस के किस नेता ने क्या क्या करा? इंदिरा गांधी की शहादत हुई है, राजीव गांधी की शहादत हुई है इस देश के लिए, इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए। किस वजह से हुई है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इंदिरा जी की जो हत्या हुई वो क्या नाम है, देश के सौहार्द को बचाने के लिए हुई। इंदिरा जी पे इंटेलिजेंस का इनपुट था कि आपके गनर जो है वो आपकी हत्या कर देंगे। अच्छा, उसके बाद लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ सर? लेकिन उसके बावजूद जस्ट बाद क्या हुआ सर? लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद क्या हुआ सर? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ सर? आरएसएस के लोगों ने दंगे करवाए। मैं कह रहा हूँ, अच्छा, पंजाब में जो हुआ आरएसएस के लोगों ने कराया। बिल्कुल, पंजाबियों के साथ जो हुआ वो आरएसएस के लोगों ने करवाया। मतलब आपके शासन में अगर कुछ गलत हो जाए तो वो बीजेपी ने करवाया? बिल्कुल, इनके लोग सक्रिय थे दंगे करवाने आरएसएस में। के लोगों ने करवाया? बिल्कुल। अच्छा, मतलब सर यही लॉजिक तो जनता समझना चाहती है एक्चुअल में, कि जब जो है शासन आपका था, सिस्टम आपका था, राजीव गांधी जी की हत्या हुई, गोलियां चल रही हैं तो बोला जी वो करवा। राजीव गांधी जी की हत्या हुई, जो हत्या करने वाले थे उनके बच्चों को पाला, प्रियंका गांधी जी ने उनकी फीस दी है बच्चों की, और जब उनको फांसी की सजा हुई तो वो रुकवाई, माफी दी उनको। इतना बड़ा दिल दिखा सकती है बीजेपी? तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है माफी नहीं करती है, कांग्रेस माफी दे देती है। इंसानियत के बूते दी। उन्होंने कहा कि क्या नाम है कि ये जो पीछे से नेक्सस था ये तो एक मात्र मोहरा थे, मेरे पिता के हत्यारे मात्र मोहरा थे। लिट्टे संगठन अलग है। आप लिट्टे संगठन को आरएसएस से जोड़ रहे हैं। लिट्टे संगठन को आरएसएस से नहीं जोड़ रहा जो है पंजाब, मैं लिट्टे संगठन को नहीं जोड़ रहा। अगर किसी ने हत्या कर दी है इंदिरा गांधी जी की, तो उसका वहां पे जब दंगा हो रहा है, आप जाकर के कितने लोगों को आप जो है मार रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, किसने मारा? वो किसने मारा? आरएसएस ने किया। किसने मारा? अरे भाई, आपके शासन में हुआ? किसने मारा? किसके शासन में हुआ बताइए? जो उन्मादी लोग थे उन्होंने किया, कांग्रेस का कोई उसमें रोल नहीं था। गुजरात में जिस दंगे की आप लोग चर्चा करते हैं उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? उन्मादी लोग। किसको? उन्मादी लोग किसको मानते हैं आप? उन्मादी लोग। सर, उन्माद की कोई शक्ल थोड़ी होती है। वही तो मैं कह रहा हूं, उन्माद की कोई शक्ल थोड़ी होती है। वही उसी बात पे आ गया। नहीं, ये शब्द थोड़ी है सर कि उन्मादी की कोई शक्ल नहीं होती। तो इसीलिए आप भीड़ का नाम दे रहे हैं सर। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। बट पता तो होता है कौन कर रहा है। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। बड़ा इंटेलिजेंस होता है सर हमारे पास, सरकार के पास। सरकार को नहीं पता होता है कौन कर रहा है। किसकी सरकार थी गुजरात में जब दंगे हुए थे? वही तो पूछ रहा हूँ ना, बताइए ना आप। बीजेपी की सरकार थी। तो जो हुआ वो बीजेपी ने किया। बीजेपी की सरकार में जो हुआ बीजेपी ने किया। दो चीजें बताइए। जब सत्ता का संरक्षण नैतिक रूप से उन्मादियों के साथ हो तो सत्ता का संरक्षण होगा, लेकिन नैतिक रूप से अगर सत्ता का संरक्षण नहीं है तो वो नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हरिद्वार में शराब बिकती है, हाँ। और उनको विधायक जी का संरक्षण है, तो वो नैतिक रूप से है। अच्छा, मतलब कि शराब जो बिकती शराब माफियाओं को, हाँ, नैतिक रूप से संरक्षण मिलता है विधायक का, खुलेआम कह रहा हूँ मैं। ठीक।
ये आपका सीधा सीधा आरोप है। बिल्कुल आरोप है। और इसको कंट्रोल कराने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस ने तो जगह जगह प्रदर्शन किए हैं, जगह जगह वो किए हैं इसके लिए। इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। प्रशासन मिला हुआ है। बिल्कुल, आप जाइए रानीपुर मोड़ पे, खुलेआम शराब बिक रही है, जहाँ गए आप वहाँ मिल जाएगी। खुलेआम रानीपुर मोड़ पे मिल जाएगी। तो ये जो कुरीति है, ये जो आप कह रहे हैं कि अवैध रूप से जो शराब बिक रही है, स्मैक बिक रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। और इसका जो संरक्षण है वो विधायक जी को आप मान ले रहे हैं? बिल्कुल, उन्हीं की गलती है। बिल्कुल। ये बात अगर नहीं है, ये बात अगर नहीं है, जब 22 का इलेक्शन हो रहा था, अगर विधायक जी का संरक्षण नहीं है, दूध बांट रहे थे आप लोग। अगर विधायक जी का संरक्षण नहीं है तो विधायक जी कहें कि उनकी सरकार में गलत हो रहा है। अगर विधायक जी में नैतिक दायित्व है, विधायक जी में अगर नैतिक मूल्य बचे हैं, सिद्धांत बचे हैं, तो खड़े होकर कहें कि हाँ शराब बिक रही है। और नहीं कह रहे हैं तो जनता तो कह रही है, और उसका जवाब 2027 में जनता देगी। अच्छा, ये मतलब शराब बिक रही है, इसका जवाब जनता दे देगी इलेक्शन में? जी, सिर्फ यही एक मुद्दा है? और बहुत सारे मुद्दे हैं। आंगनबाड़ी आज क्या नाम है धरने पे बैठी हुई हैं। आज दूसरे उपनल के कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं। एक मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। कौन कौन से मुद्दे नहीं, पेपर लीक का मामला है। ऐसी कौन सी चीज है जिस वजह से इन मुद्दों के होने के बावजूद, मतलब आप इस बात की गंभीरता को समझिएगा, आखिर ऐसी क्या कारण है कि इन सभी समस्याओं के होने के बावजूद या इन सारे मुद्दों पे चर्चा करने के बावजूद आपके फिर भी जो वोट है वो बीजेपी के पास चली जाती है, कांग्रेस के पास नहीं आती? हो सकता है पहले इतना मुखरता से ना उठाया गया, तो पहले के कांग्रेस के लोगों ने मेहनत नहीं करी। हो सकता है कि मुद्दों पे क्या नाम है उतना फोकस ना रख पाए। पहले फोकस नहीं कर पाए होंगे, अब भी फोकस, अब आप आ गए हैं तो बिल्कुल मुद्दों पे फोकस होगा। और जब जैसे स्टेट में करण महाराज जी थे तो बेहतर नहीं कर पा रहे थे परफॉर्म। करण महाराज ने बढ़िया करा परफॉर्म। करण महाराज जी के टाइम पे इलेक्शन कहाँ हुआ? इलेक्शन तो अब होगा ना। जितने इलेक्शन हुए उतने इलेक्शन की कंडीशन क्या है सर? लोकसभा चुनाव उनके कार्यकाल में हुआ सर। हाँ, फिर लोकसभा में देख लीजिए आप, परफॉर्मेंस सब में बड़ा है। कितनी सीटें जीती सर? सीट नहीं जीती लेकिन परफॉर्मेंस बड़ा है। फिर वही सर मैं कह रहा हूँ कि चुनाव फिर वही परसेंटेज बड़ा है सर। बहुत से बच्चे जो है IAS का एग्जाम देते हैं जी, है ना, और वो लोग सर कुछ होते हैं सर, एक दो नंबर से रह जाते हैं। पहले अटेम्प्ट में रह जाते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में पास भी हो जाएंगे। सर मैं कह रहा हूँ 4 अटेम्प्ट के बाद भी अगर मान लीजिए वो 2 नंबर से रह जाएं, 3 नंबर से रह जाएं, वो क्या बोलेंगे सर कि मैं अब बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं इस समय IAS बन चुका हूँ? एक अटेम्प्ट हुआ ना करण महाराज जी के टाइम पे। अच्छा, तो उनको 4 अटेम्प्ट देना चाहिए था। नहीं, मैं क्यों छीन ली पार्टी ने, ये बता दीजिए। ये पार्टी का फैसला है। पार्टी ने क्यों छीन लिया जब उनका अच्छा अटेम्प्ट चल रहा था? पार्टी ने जब आपके हिसाब से अच्छा अटेम्प्ट था, अच्छी मेहनत कर रहे थे करण महाराज जी, तो करण महाराज जी को हटाने की जरूरत क्या थी? क्यों गणेश गोदियाल जी को लेकर के आए? और जबकि गणेश गोदियाल जी का परफॉर्मेंस भी ऑलरेडी देख चुके थे पार्टी आपकी। ये पार्टी का फैसला है। तानाशाही चलती है आपकी पार्टी में? ये पार्टी का फैसला है, आलाकमान का फैसला है। आलाकमान ने जो कह दिया, आपके आलाकमान ने जो कह दिया वो फाइनल हो गया। उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा फैसला। उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा फैसला। क्या बीजेपी में नहीं है? महेंद्र भट्ट को दोबारा बना दिया, और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है बीजेपी में। योग्यता बहुत लोग के पास हो सकती है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, है ना, लेकिन उनके कार्यकाल में जो 5 सीट लेकर के आए ना साहब, ये भी तो भूल गए आप ये तो बता रहा हूँ ना। योग्यता क्या है? योग्यता तो यही है कि आपने परफॉर्म कैसा किया, किसी ने अच्छा परफॉर्म किया उसको लेकर क्या रहे। अगर बीजेपी महेंद्र भट्ट पे इतना भरोसा करती है तो सीएम का चेहरा नेक्स्ट घोषित करे, उस पर चुनाव कर ले। महेंद्र भट्ट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भट्ट जी से पूछिए, आपने पूछा कभी उनकी सीएम बनने की इच्छा है कि वो बीजेपी उन्हें घोषित करे और उनके चेहरे पे चुनाव हो जाएगा अगर उनकी परफॉर्मेंस पे जीती है बीजेपी। चलिए आप बता दीजिए, आप भाई भाजपा के पास तो सीएम चेहरा छोड़ दीजिए, सीएम है जी, आपके पास सीएम चेहरा बता दीजिए आप। सीएम चेहरा तो आलाकमान तय करेगा। फिर वही चीज, अब आपके पास मतलब ये भी अधिकार नहीं है कि आपका सीएम आप बता सके कि भाई मेरा सीएम तो ये होगा। कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, जब विधायक चुन के आएंगे तो विधायक फैसला करेंगे, और ऊपर आलाकमान। अभी आलाकमान का जिक्र कर रहे थे आपके, आलाकमान तय करेगा, मगर आलाकमान क्या? कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। आलाकमान भी यही कहेगा, कोई सीएम का चेहरा नहीं। जब सीटें जो जीत के आएगा, जब विधायक जो तय करेंगे। जनता लीडर को चुनती है ना जी, जनता तो लीडर को चुनती है। जनता ये देखती है कि राहुल गांधी को वोट दे करके, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना करके देश अच्छा चलेगा,
या नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर के देश अच्छा चलेगा? जनता जब ये देखती है वो देख करके वोट करती है। यही गलत पैटर्न है। हमारा देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। और लीडर तो देखेगी हमारे ना, यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी थी तो इंदिरा गांधी जी को लीडरशिप देख करके जनता ने वोट किया। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी चुनाव जीती थी सांसदों से प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री से सांसद नहीं बनेगा, सांसदों से प्रधानमंत्री। अगर पार्टी ने तय कर दिया कि भाई हमारा जो है कैंडिडेट ये होगा, तो इसमें आप कॉन्फिडेंस तो देखिए पार्टी की, जो पार्टी ये कह रही है कि भाई अगर हमारा व्यक्ति चुनाव जीता तो हम जो प्रधानमंत्री इनको घोषित करेंगे। हम वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी गलत पैटर्न पे ले जा रही है इंडिया की डेमोक्रेसी को, लीडरशिप पे लेके जा रही है ना। वो बता रही है कि आप इनको हमारी यहाँ प्रेसिडेंशियल ये चीज तय करने में क्या दिक्कत है? आप ये कहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नंबर 1 जी आपकी तरफ से, आप बोल दीजिए। दूसरी तरफ जी यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, दिक्कत क्या उसमें गलत क्या है? ये पार्टी तय करेगी और सांसद चुनेंगे, सांसद तय करेंगे। हाँ, पार्टी के सांसद तय करेंगे। सांसदों को बदलना होगा बाद बदल देंगे, विधायकों को बदलना होगा बाद बदल देंगे, पर आप किसी चेहरे पर तो चुनाव लड़ेंगे। आपको हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, पॉलिटिकल मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। सर मुद्दा क्या आज देश में बेरोजगारी नहीं है? मैं कह रहा हूँ जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, आपको नहीं लगता कि जो जनता वोट करती है वो कहीं ना कहीं लीडरशिप को देख करके जो है वो करती है? SIR हुई बिहार में, आपने भी कहा बिहार में इलेक्शन जीते। SIR वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण कहा गया चुनाव आयोग द्वारा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दबे कुचले और टारगेटेड वोट को वोटर लिस्ट में से कट किया गया और अपने लिहाज से वोटर लिस्ट में ऐड कर लिया गया अपनी सहूलियत के हिसाब से। सहूलियत मतलब किस तरह की सहूलियत? जरा समझा दीजिए इसको, आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। ऐसा कौन सी सहूलियत थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग प्रदेशों में जो कार्यकर्ता थे उनको वोटर लिस्ट में ऐड किया गया? अलग अलग प्रदेशों में, हरिद्वार से बताता हूं मैं आपको। कितने वोट तकरीबन अलग अलग स्टेट से गए होंगे सर? मैं हरिद्वार से बताता हूं सर, मैं हरिद्वार विधानसभा से। नहीं, हरिद्वार विधानसभा, मैं पूरे स्टेट्स की बात कर रहा हूं। 21 लाख वोट जुड़े हैं। 21 लाख लोग, 21 लाख लोग अलग अलग स्टेट से गए वहां पे वोट देने। 21 लाख वोट जुड़े, 21 लाख लोग अलग अलग स्टेट से गए बिहार में वोट देने। निश्चित 21 लाख। आपको नहीं लगता जो नए लड़के हैं, जो नए, मान लीजिए किसी की उम्र 18 साल हो रही है, 18 साल होने वाली है, उनको ऐड नहीं किया होगा आपके हिसाब से? किया होगा। 21 लाख में वो भी हैं कि आप उनको आउट कर रहे हैं फिलहाल? वो भी होंगे उसमें, वो भी होंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको बाहर से कितने वोट्स गए होंगे? मैं हरिद्वार की बता रहा हूँ आपको। बता दीजिए। अगर वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण हो गया हाँ, तो हरिद्वार के वोटर को वहाँ वोटर कैसे बना लिया गया? यानी शुद्धिकरण ढंग से नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, हमारा खुला आरोप है। राहुल गांधी जो SIR, अगर हरिद्वार में SIR होगा उसका आप समर्थन करेंगे ना? नहीं, SIR का समर्थन किस लिहाज से कर सकते हैं? आप कहिए ना कि भाई ऐसा है कि जो योग्य है, मतलब जो पूरी अर्हता रखता है कि भाई इनका तो वोटर ID कार्ड होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आज आपकी अगर आपका वोट 2 जगह बना हुआ है, एक जगह से कट जा रहा है, दिक्कत क्या उसमें? और नहीं कट रहा, फिर कटना चाहिए। नहीं कटना। आप हमारे पे प्रमाण है। आप ये भी तो कहिए कि भाई 2 जगह इनका वोट है जी, एक जगह से काट दो। मैं कह तो रहा हूँ बिहार में जो वोटर लिस्ट का कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं शुद्धिकरण हुआ, आप वोटर लिस्ट में कह रहे हैं कि वो SIR में वो 3-4 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं प्रमुखता से, आधार कार्ड, पहचान पत्र और आपका क्या नाम है, राशन कार्ड। क्या हरिद्वार के आधार कार्ड पे बिहार में वोट बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो हुआ है ऐसा? हम तभी ये दावा कर रहे हैं। बिल्कुल आप दावा कर रहे हैं। आप सेम डे में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हरिद्वार में भी वोट दिखा रहा है एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति का वोट 238 विधानसभा गोविंदपुर बिहार में, वहां पे भी वोट दिखा रहा है, और उस व्यक्ति ने 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान किया, और वो भाजयुमो का मंडल अध्यक्ष था पूर्व में हरिद्वार का। अब नाम बता जितना। चंद्रकांत पांडे। और दोनों वोटर कार्ड उसके मेरे पास हैं। दोनों वोटर कार्ड हैं। तो कैसा शुद्धिकरण हुआ है? शुद्धिकरण ढंग से नहीं हुआ। निश्चित रूप से। अगर सरकार ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी आ जाए जी, और शुद्धिकरण ढंग से करवाइए। ढंग से मतलब आप जाइए, बिल्कुल आप भी जाइए और चेक कीजिए कि भाई यहाँ पर जो है कितने लोग हैं, इनके वोटर ID कार्ड कहाँ बने हुए, उसमें आप सहयोग करेंगे सरकार का। अब मैं इसी बात पे आ जाता हूँ। हाँ, जब हरिद्वार नगर निगम के इलेक्शन से ले रहा हूँ मैं, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग द्वारा जब चुनाव कराए गए, पहले 2 इलेक्शन मैंने भी कंटेस्ट किए, 2013 में और 18 में। ये पहली बार ऐसा हुआ 2025 में कि वोटर लिस्ट वेरीफाइड नहीं मिली कैंडिडेट्स को।
नहीं तो वोटर लिस्ट वेरीफाइड होके मिलती है, मोहर लग के मिलती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटर लिस्ट वेरीफाइड होके नहीं मिली, जिससे हम कोर्ट जा पाए। और बहुत से ऐसे लोग थे, ये तो एक मिथ बना हुआ है कि कांग्रेस ने तैयारी नहीं करी। मैंने अपने वार्ड से जिस कैंडिडेट को लड़ाया वो 340 वोट से जीता, और हम कह रहे हैं कि वो क्या नाम है ज़्यादा से जीतना चाहिए था। हम उसमें संतुष्ट नहीं है, हम अपनी जीत से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे थे आवेदन जो करवाए और उनको नाम नहीं जोड़े गए और भारी व्यक्तियों के नाम जोड़ दिए गए। तो आप जैसे कई भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, वो ये कहते हैं कि भाई ये जहाँ से चुनाव जीत गए और आपको लगता है कि नहीं भाई जीत में मज़ा नहीं आया, तो वहाँ पर कांग्रेस के लोग जो चुनाव जीत गए वो इस्तीफा दे दें। ऐसा बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वहाँ से इस्तीफा दे दें और फिर से चीज़ों को ठीक करके फिर से इलेक्शन करवा लें। तो वहां करवा देना पहले जहाँ पे वो जीते हैं, वो शुरुआत करें अपने यहाँ से। वो तो कह रहे हैं कि मेरे नहीं, वो अपने यहाँ से शुरू करें। उनके हिसाब से सब ठीक हुआ ना, वो अपने यहाँ से शुरू करें, उनके हिसाब से सब ठीक हुआ। उनके यहाँ के भी दिए हमने, एक वार्ड में 600 वोटर। मैं अगर उनके हिसाब से सब ठीक हुआ है, अगर वो चुनाव जीते हैं, वो तो क्लेम नहीं कर रहे हैं ना। फिर तो वही है जो भाजपा गए वही सही, ना खाता ना भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो वो कह रहे हैं फिर तो नहीं, आरोप किसका है? आपका है ना। तो उसकी क्लैरिटी तो आप करेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जब आप कांग्रेस जब आप शासन में होंगे, जब आप शासन में होंगे, इस बात का क्या प्रमाण होगा कि नेक्स्ट टाइम बीजेपी क्या नाम है पूरे उससे करेगी जब इन पे नैतिकता ही नहीं है, इन पे सिद्धांतिक मूल्य ही नहीं है इनके। आप क्रॉस वेरीफाई तो करेंगे ना। कैसे कर सकते अब एक बार गलती होगी, पहले ही नहीं हुआ क्रॉस वेरीफाई, दूसरी बार वोटर लिस्ट मांगते रहे, दूसरी बार तो ठीक करेंगे। दूसरी बार कैसे कर लेंगे? ठीक करेंगे कैसे कर लेंगे? आप कहेंगे ना भाई ठीक है, अब देखो मुझे पता है ये 6 लोग वोट नहीं दे पाए, ये 500 लोग वोट नहीं दे पाए, ये 10,000 लोग वोट नहीं दे पाए, मुझे पता अच्छे से। दूसरी वजह आप ठीक करवाएंगे, कहेंगे भाई इनको सब कुछ ऐड करो। इसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर देंगे। बीजेपी इस्तीफा दे और दोबारा करा ले मेयर के चुनाव। तो बीजेपी को कोई इशू नहीं ना, आप इस बात को क्यों नहीं मानते? मैं कह रहा हूं जिसको इशू ही नहीं है वो इस्तीफा क्यों देगा? बड़े पैमाने पे हरिद्वार नगर निगम में नहीं है वो इस्तीफा क्यों देगा? बड़े पैमाने पे हरिद्वार नगर जहां पर आप चुनाव हार जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ कर रही है। जहां चुनाव जीत जा रहे हैं वहां जीतने के बाद हाँ जी सरकार हमारी, कर्नाटक में जी सरकार हमारी है, बड़े पैमाने पे हिमाचल प्रदेश जी सरकार, मतलब जहां पर आपकी सरकार है वहां सब कुछ ठीक। बड़े पैमाने पे हो रहा है, बड़े पैमाने पे ये वोटर लिस्टों में हेरफेर हो रहा है। चलिए ठीक, अब देखना होगा कि भाई ये इस हेर फेर को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक्चुअल में कितनी जद्दोजहद करती है, कितनी मेहनत करती है, और मेहनत कर पाएगी तभी जा करके सीटें बचा पाएगी जी। अगर ये अच्छे से मेहनत नहीं कर पाएगी तो फिर से 22 वाला ही कहानी 27 में दोहरा दी जाएगी। 27 में कांग्रेस जीतने जा रही है। चलिए किस तरीके से कैसे वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को लेकर के हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।